स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट के लिए एक और बेहतरीन मैराथन क्लास आपके सामने उपस्थित हो चुकी है। आज की यह क्लास हिंदी पेडागोजी का संपूर्ण मैराथन होने वाला है और साथ में एक बात को नोट करना है क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपके पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन भी करा देंगे क्योंकि हर प्रश्न कोई ना कोई टॉपिक से लिया गया है। साथ में हम बताते हुए भी चलेंगे कि कौन से टॉपिक से कौन सा प्रश्न लिया गया है और यह प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे कि पूरी क्लास को जरूर देखिए। चलिए हम आपको कुछ प्रश्नों का हाईलाइट दिखाते हैं, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। देखिए, जैसे हम पहले आपको टॉपिक बता देंगे। पहला टॉपिक होगा भाषा और अधिगम। इस टॉपिक से हम आपको 2 से 3 प्रश्न कराएंगे। ठीक है, देखिए 2 से 3 प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा जो होगा हिंदी भाषा की प्रकृति। अगला देखिए इस प्रकार से 2-3 प्रश्न, उसके बाद फिर से एक नया टॉपिक भाषा कौशल। तो आज की यह क्लास आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन कराने वाली, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। संपूर्ण मैराथन को जरूर देखना होगा आपको। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का पहला टॉपिक। आपका टॉपिक क्या होने वाला? पहला भाषा और अधिगम। देखते हैं भाषा और अधिगम से प्रश्न कौन सा पूछा जा रहा है। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है। सबसे पहले प्रश्न देखने से पहले एक प्रश्न जान जाइए कि भाषा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। एक बार ये कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो भाषा विकास का सिद्धांत तो देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे चॉम्स्की। इनका नाम नोट करिए कि भाषा विकास का सिद्धांत जो दिए थे चॉम्स्की महोदय। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में चॉम्स्की के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था। ए ऑप्शन अनुकरण होगा, बी ऑप्शन प्रोत्साहन होगा, सी ऑप्शन जन्मजात भाषा क्षमता होगी या डी ऑप्शन सामाजिक सहभागिता हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर दीजिए पहले प्रश्न का उत्तर देना। बिल्कुल, देखिए चॉम्स्की के सिद्धांत का जो मुख्य आधार था, काफी लोग यहाँ पर ए ऑप्शन बता रहे हैं, यह बिल्कुल चॉम्स्की नहीं मानते थे और ना ही वह प्रोत्साहन को मानते थे, बल्कि जो वो मानते थे वो जन्मजात भाषा क्षमता को मानते थे। यही इनका कथन था कि जो बच्चे की भाषा होती है वह उसकी जन्मजात क्षमता होती है। ये चॉम्स्की कहते थे। ठीक है, इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग सी ऑप्शन नोट करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रश्न में कि बालक सबसे पहले भाषा का कौन सा रूप सीखता है। लेखन सीखता है, पठन सीखता है, श्रवण वाचन सीखता है या व्याकरण सीखता है। तो हमने भाषा कौशलों के बारे में आपको बताया था कि पहले आएगा सुनना, फिर आएगा बोलना, फिर आएगा पढ़ना और लास्ट में आता है लिखना। ये क्रम होता है। तो यहाँ पर श्रवण मतलब होता है सुनना, वाचन मतलब होता है बोलना। तो यहाँ पर सुनना और बोलना दोनों दिया गया है, इसलिए हमारा उत्तर यही सही हो जाएगा। ठीक है, लेखन नहीं होगा, पठन नहीं होगा, व्याकरण नहीं होगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत करिएगा। अगर आप अभी तक हिंदी को एक भी नहीं बार पढ़े हैं तो यकीन करिए यह क्लास देखिए, आपको पूरा का पूरा सिलेबस पता चल जाएगा कि किस प्रकार से है सिलेबस। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हिंदी भाषा की प्रकृति। चलिए इससे से देखते हैं कौन सा प्रश्न है। इससे प्रश्न बना है कि हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता नहीं है। नेगेटिव में बताना है उत्तर। ए ऑप्शन कह रहा है कि बहुस्तरीयता, बी ऑप्शन मानकीकरण, सी ऑप्शन एक रूपता और डी ऑप्शन लचीलापन। चले, हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा विशेषता होता है हिंदी भाषा की। तो ए ऑप्शन क्या करे कि बहुस्तरीयता, तो ये होता है और मानकीकरण भी होता है और लचीलापन भी होता है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन हमें सही था वो हमने बता दिया। यहाँ पर अब इसे काट देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव उत्तर देना, इसलिए हमारा एक रूपता जो है ये हमारा हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषता नहीं होती। ठीक, अगर क्लास अच्छे लग जाए तो लाइक कर दीजिए पहले, क्योंकि इस प्रकार से क्लास आप आपको डेली देखने को मिल सकती है। चलिए क्लास को लाइक करिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि कक्षा में बहुभाषिकता को अपनाने का सबसे बड़ा लाभ है।
क्या लाभ है? ए ऑप्शन पाठ्यक्रम सीमित करना, बी ऑप्शन छात्रों की भाषाई पहचान को सम्मान, सी ऑप्शन केवल हिंदी का प्रचार और डी ऑप्शन व्याकरण रटवाना। चलिए, बात यहाँ पर व्याकरण रटवाने की जा रही है, डी ऑप्शन पहले काटिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्यक्रम सीमित करना, बिल्कुल नहीं, सबसे पहले ए भी काट दीजिए। आपको प्रश्न में पूछा गया था कि कक्षा में बहुभाषिकता को अपनाने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। लाभ केवल हिंदी का प्रचार करने के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर छात्रों की भाषाई पहचान को सम्मान देना, यही सबसे बड़ा लाभ होता है। नोट करिएगा और समझते हुए चलिएगा, पूरी क्लास देखना, ठीक है। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो होगा भाषा कौशल। देखते हैं इससे कौन सा प्रश्न आपके सामने रखा गया है। देखिए, हमने आपको अभी जस्ट भाषा कौशलों के क्रमों के बारे में बताया था। आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भाषा कौशलों का सही क्रम कौन सा है। श्रवण होगा, देखिए पहले लेखन, फिर पठन, फिर वाचन, फिर श्रवण, फिर देखिए दूसरा ऑप्शन श्रवण, फिर वाचन, फिर पठन, फिर लेखन, और इसका उत्तर आप डायरेक्ट बताइए। अभी मैंने जस्ट क्या बताया था, एक ट्रिक को यहाँ पर नोट करिए, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, ये ट्रिक है सुबोपाल, ठीक है। सुबोपाल ये ट्रिक है। सु से होगा सुनना, बो से होगा बोलना, पा से होगा पढ़ना, ली से होगा लिखना। तो सबसे पहले जो आ रहा है सुनना आ रहा है, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना आ रहा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले बी ऑप्शन में ही श्रवण आ रहा है, फिर वाचन, वाचन मतलब होता है पढ़ना, और देखिए वाचन मतलब होता है बोलना, और उसके बाद पढ़ना, फिर लिखन, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? शुद्ध उच्चारण होगा, अर्थ ग्रहण होगा, सुंदर लेखन होगा, या व्याकरण ज्ञान होगा। चलिए फटाक से प्रश्न संख्या 6 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल, प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल। देखिए, पठन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अर्थ ग्रहण, ठीक है, अर्थ ग्रहण। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए भाई साहब, आप लोग ध्यान देखिए। प्रश्न संख्या 5 का जो उत्तर अभी मैंने बताया था बी वाला ऑप्शन था, श्रवण वाचन पठन लेखन होगा। उसके बाद चौथे में क्या बता रहे हैं भाई साहब, एक मिनट, चौथे में भी यही छात्रों की भाषाई पहचान को सम्मान देना। सही है यार, तुम लोग फालतू कमेंट कर देते हो। चलिए, प्रश्न संख्या 7 पढ़ने से पहले टॉपिक देख लीजिए कौन सा टॉपिक होगा, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। अगला टॉपिक, इस टॉपिक से दो प्रश्न कराएंगे हम आपको। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि रचनात्मक अभिव्यक्ति का विकास किस उद्देश्य से संबंधित है। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, व्यवहारात्मक, कौन सा उत्तर यहाँ पर आपको सही लग रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, रचनात्मक अभिव्यक्ति का विकास किस उद्देश्य से संबंधित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि रचनात्मकता की बात किया जा रहा है, तो उत्तर कौन सा होगा, बिल्कुल संज्ञानात्मक। जितने भी लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं इनका गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्रिया की बात नहीं हो रही, इसलिए हमारा सी ऑप्शन कट जाएगा। अब आपको बी और डी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। चलिए, रचनात्मक अभिव्यक्ति का विकास किस उद्देश्य से संबंधित है। चलिए फटाक से कमेंट करिए। देखिए, व्यवहारात्मक ना होकर के यहाँ पर जो उत्तर होगा भावनात्मक, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नोट करिए और तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण का सामाजिक उद्देश्य है। ए ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करना, बी ऑप्शन रोजगार पाना, सी ऑप्शन संप्रेषण क्षमता विकसित करना, और डी ऑप्शन नियम याद करना। तो नियम याद करना नहीं होगा, ए बी सी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, बिल्कुल, भाषा शिक्षण का सामाजिक उद्देश्य है। तो देखिए, परीक्षा उत्तीर्ण करना, ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। अब आपको बी और सी में से बताना है। और बी क्या कर रहा है कि रोजगार पाना, तो रोजगार पाना भाषा शिक्षण का सामाजिक उद्देश्य नहीं होगा, बल्कि संप्रेषण क्षमता विकसित करना, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
ठीक। देखिए पहली क्लास है इस प्रकार की मैराथन आपको हिंदी की मिल रही है। इससे पहले हमने आपको इस प्रकार की क्लास ईवीएस भी प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने ईवीएस की क्लास को ना देखा हो तो जाकर तुरंत देख लीजिए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मौजूद होगी वो क्लास, ठीक है। और देखिए हम आपको चाह रहे हैं कि आपके हिंदी पेडागोजी में लगभग 8 से 9 टॉपिक दिए गए हैं। अगर आप कहें तो हम आपको एक दिन में एक टॉपिक क्लियर कराएं लगभग 100 प्रश्नों के साथ। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दें, हम लगभग 6-7 क्लासेज में आपका संपूर्ण हिंदी पेडागोजी का टॉपिक जो दिया गया सिलेबस के अकॉर्डिंग उसे समाप्त कर दें। बताइए क्यों? क्योंकि अगर हम हर टॉपिक से 100 प्रश्न करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो होता है वह कराएंगे। और अगर 8 टॉपिक है तो 8 टॉपिक में हम 800 प्रश्न करा देंगे 8 दिन में। कैसा लगेगा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चाहिए तो कमेंट बॉक्स में क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट करिएगा, तभी हम कमेंट को देखते हैं। ठीक, चलिए अगला टॉपिक होगा शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियों से भी आपके पेपर में प्रश्न बनता है, तो देख लीजिए इससे कौन सा प्रश्न कर रहा है। भाषा शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याख्यान विधि या रटंत विधि। तो रटंत विधि नहीं होगा। अब आपको बताना है ABC कौन सा उत्तर सही होगा आपके अकॉर्डिंग। चलिए भाषा शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है, कौन सी मानी जाएगी? एक बार कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बिल्कुल। देखिए व्याख्यान विधि जितने भी लोग उत्तर बता रहे हैं, सी वाला ऑप्शन काट दिया हमने। अनुवाद की बात, अनुकरण की बात ये सब नहीं करेंगे यहाँ पर। हमारा उत्तर जो होगा प्रत्यक्ष विधि यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए प्रश्न संख्या 9 का बी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं सही है। अगला प्रश्न देखिए 10वां प्रश्न क्या कर रहा है कि परियोजना विधि का मुख्य आधार है। परियोजना विधि का मुख्य आधार आपसे पूछा जा रहा है। शिक्षक होगा, पाठ्यपुस्तक होगा, छात्र की सक्रियता या परीक्षा। चलिए चलिए ठीक है, प्रश्न और टफ आ जाएंगे, अगली क्लास देखना और टफ आएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब तो हम आपको इस प्रकार की मैराथन क्लासेस 2-3 प्रोवाइड कर ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षक छात्र किस में सही होगा? बिल्कुल छात्र की सक्रियता, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला टॉपिक होगा हमारा व्याकरण शिक्षण। तो व्याकरण शिक्षण से बनने वाले कुछ प्रश्नों को देख लीजिए। क्या है हमारा पहला प्रश्न? इससे कह रहा है कि व्याकरण को किस रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ए ऑप्शन नियमों के रूप में, बी ऑप्शन परिभाषाओं के रूप में, सी ऑप्शन भाषा प्रयोग के माध्यम से और डी ऑप्शन प्रश्न उत्तर के रूप में। आपको पता होगा हमने आपको बताया था कि व्याकरण अगर आपको बालक को पढ़ाना है तो ये नियमों के रूप में नहीं पढ़ाना होगा। अगर आप नियमों के रूप में पढ़ाएंगे तो बालक सीख नहीं पाएगा। और परिभाषाओं के रूप में बात वही हुई, नियम या परिभाषा बात वही हो गई। और प्रश्नोत्तर के रूप में ना होकर के ये जो आपको पढ़ाना होगा भाषा प्रयोग के माध्यम से पढ़ाना होगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए पेपर 1-2, अरे यार दोनों पेपरों के लिए है, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। हमारे चैनल पर आपको जो भी हिंदी पेडागोजी की क्लास, मैथ पेडागोजी की क्लास और सीडीपी पेडागोजी की क्लास प्रोवाइड कर जा रही है, ये तीनों क्लासेज आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है। एक बार सिलेबस आप लोग चेक कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये तो आप बता सकते हैं, एकदम सरल प्रश्न आ गया, इसके लिए हम माफी चाहेंगे, ठीक है। आगमन विधि में क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन नियम से उदाहरण, बी ऑप्शन उदाहरण से नियम, सी ऑप्शन रटंत अभ्यास और डी ऑप्शन अनुवाद। ए बी में से एक उत्तर सही होगा, कौन सा सही होगा ये आपको जल्दी से बता देना है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल उदाहरण से नियम की तरफ, क्योंकि आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है तब नियम बताया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है शब्दावली विकास, एक टॉपिक है आपके पेपर में। देखिए प्रश्न बन रहा है इससे क्या कि शब्दावली विकास की सर्वोत्तम विधि है शब्दकोश रटना, संदर्भ अनुसार प्रयोग, परिभाषा लिखना, सूची बनाना। तो शब्दकोश रटना नहीं होगा, परिभाषा लिखना नहीं होगा, बी और डी में से एक सही होगा, कौन सा? चलिए बिल्कुल यहाँ पर जितने भी लोग संदर्भ अनुसार प्रयोग ये यानी कि बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं, इनका बिल्कुल सही होगा। देखिए हमारा एक ही सिद्धांत है, क्लास छोटी हो या बड़ी लेकिन आपका समय 1 सेकंड का भी वेस्ट ना जाए, ठीक है। परीक्षा में जितना भी समय बच गया उसे उपयोग में ला लीजिए, ठीक है।
नहीं तो ऐसा ना हो कि आप पछताते रहें। आप वहीं पर पढ़िएगा जहाँ पर आपको समझ आ रहा हो और जहाँ पर कम समय में आपको अधिक प्रोवाइड किया जा रहा हो। ठीक? तो हमारे चैनल पर जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे चैनल पर, एक बात का ध्यान रखना आप कि यहाँ पर आपको कम समय में अधिक प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है? इसलिए थोड़ा-सा एडजस्ट करिएगा, थोड़ा-सा क्लास की स्पीड तेज़ रहती है। चलिए, आज की यह मैराथन क्लास को भी तेज़ करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग पूरी क्लास नहीं देखते। इसलिए थोड़ा पढ़िए, ठोस पढ़िए। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि नए शब्द सिखाने में कौन सा सहायक साधन सबसे प्रभावी है? श्यामपट्ट होगा, चार्ट होगा, संदर्भ और संवाद होगा या गृह कार्य होगा? गृह कार्य काट दीजिए, ए बी सी में से एक उत्तर होगा। चलिए, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल। यहाँ पर देखिए वैसे तो सामपट भी होता है और चार्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा संदर्भ और संवाद। हमने आपको बताया था कि सीटेट में कभी-कभी क्या होता है ना कि चारों ऑप्शन एकदम सही होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमें थोड़ा-सा लॉजिक लगाना होता है और उसमें जो सबसे बेस्ट होता है, उसे चुनना होता है। ठीक? आइए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देख लीजिए। कह रहा है कि पठन लेखन शिक्षण, यानी कि पठन लेखन शिक्षण से जो प्रश्न बनता है वो देख लीजिए। प्रश्न कहा जा रहा है कि मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है कौन सा? देखिए, सुधारण उच्चारण सुधार होगा, गति बढ़ाना होगा, अर्थ ग्रहण करना या वाचन अभ्यास। बताइए, मौन पठन का उद्देश्य। देखिए, ये मौन पठन का उद्देश्य वाचन अभ्यास करा। भाई साहब, मौन पठन पूछा जा रहा है तो आप वाचन मतलब बोलने का अभ्यास कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, काट दीजिए। उच्चारण सुधार, बिल्कुल नहीं। गति बढ़ाने की बात आप ना करके यहाँ पर अर्थ ग्रहण की बात करेंगे, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल, सी वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि लेखन शिक्षण की प्रथम अवस्था है। यह प्रश्न आप आज से पहले शायद नहीं पाए होंगे कहीं पर। बताइए, लेखन शिक्षण की प्रथम अवस्था क्या है? अनुच्छेद लेखन होगा, वाक्य लेखन होगा, अक्षर ज्ञान होगा या निबंध लेखन होगा? तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि लेखन शिक्षण की प्रथम अवस्था। चलिए, बिल्कुल, लेखन शिक्षण की प्रथम अवस्था क्या है? ठीक ठीक, प्रश्न संख्या 16 अक्षर ज्ञान वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अक्षर ज्ञान होता है लेखन शिक्षण की प्रथम अवस्था। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला टॉपिक होगा हमारा साहित्य शिक्षण। ठीक, आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है क्या है? भावानुभूति, व्याकरण, शब्दार्थ या परीक्षा की तैयारी? परीक्षा तैयारी की बात आप नहीं करेंगे तो ए बी सी में से कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको बताना है। चलिए, बताइए सभी लोग। देखिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए, सभी लोग पूरी क्लास को देखा करिए। सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे जो भी क्लासेज हो रही हैं, कभी-कभी शाम वाली क्लास नहीं होती, लेकिन उसके लिए यह मत सोचिए कि आज पढ़ाई नहीं करना। जिस दिन शाम वाली क्लास ना हो, उस दिन आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाइए, पढ़िए। ठीक? लेकिन वैसे तो हमारे चैनल पर आपको डेली दोनों टाइम क्लासेज मिल रही। कभी-काल टेक्निकल गड़बड़ी या कुछ और गड़बड़ी के कारण ना मिलती हो, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। ठीक है? लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कभी भी। चलिए, बिल्कुल, उत्तर कितने लोग यहाँ पर देखिए। देखिए फिर वही सी ऑप्शन काफ़ी लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही नहीं, काट दीजिए। अब आपको फिर बी ऑप्शन देने लगे। चलिए यहाँ पर उत्तर नोट करिए। कविता शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है भावानुभूति होता है, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल, ए वाला ऑप्शन सही करिए। आगे बढ़िए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। बात टीचिंग एग्जाम की हो तो 100% निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। आइए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि कहानी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? लेखक परिचय, कथ देखिए कथ्य की समझ कह रहा है, शब्द कठिनाई और प्रश्नोत्तर। कथ्य या कथन? कहानी, बिल्कुल। कथ्य मतलब कहानी हो जाएगा। ठीक, चलिए उत्तर बताइए कि लेखक का परिचय होगा, कथ्य की समझ या
शब्द कठिनाई या प्रश्नोत्तर। कहानी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने कथ्य को बता दिया कौन सा उत्तर होगा, बिल्कुल कहानी की समझ होनी चाहिए, यही सबसे महत्वपूर्ण होता है कहानी शिक्षण में, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए भाई प्रश्न सरल हो गए, ठीक है, चलिए टफ वाला प्रश्न भी आ जाएगा, अगली क्लास देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला टॉपिक स्टार्ट होगा मूल्यांकन। मूल्यांकन से प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल परीक्षा, सीखने में सुधार, रैंक निर्धारण, पाठ्यक्रम समाप्ति। बिल्कुल नहीं, रैंक निर्धारण सही नहीं होगा। मूल्यांकन के द्वारा कभी भी रैंक निर्धारण नहीं किया जाता और ना ही मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम समाप्त किया जाता है। इसलिए आपको ए बी में से उत्तर चुनना है। आपको हमारा ट्रिक जो हमने आपको बताया था यहाँ पर यूज करना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल परीक्षा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सीखने में सुधार यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा मूल्यांकन का सर्वोत्तम माध्यम है। लिखित परीक्षा होगा, मौखिक परीक्षा होगा, सतत अवलोकन होगा या इकाई परीक्षा होगा? बताइए कौन सा उत्तर होगा। बात भाषा मूल्यांकन की जा रही है, तो यहाँ पर इकाई परीक्षा नहीं होगी, लिखित परीक्षा नहीं होगा। अब आपको बताना है कि मौखिक परीक्षा या सतत अवलोकन। चलिए, भाषा मूल्यांकन की बात किया जा रहा है, तो मूल्यांकन सबसे बेस्ट कब होता है? जब किसी भी वस्तु का मूल्यांकन करना होता है तो सबसे पहले एक खास बात को नोट करिए कि आपको सतत मूल्यांकन करना पड़ेगा। यह नहीं कि साल में एक बार, महीने में एक बार, ऐसा बिल्कुल नहीं। सतत अवलोकन या सतत मूल्यांकन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि या माध्यम पूछा जा रहा था, तो ये सतत अवलोकन ही होगा, क्योंकि सतत अवलोकन के द्वारा ही हमारा मूल्यांकन सबसे बेस्ट हो सकता है। ठीक, बिल्कुल सतत मूल्यांकन, बिल्कुल। चलिए, अगला टॉपिक होगा शिक्षक की भूमिका। हमने आपको इस टॉपिक से कई सारे प्रश्न प्रोवाइड कर दिया है, तो चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। निर्देशक की होगी, निर्णायक की होगी, सहायक की होगी, अनुशासक की होगी। हमने आपसे दो तीन शब्दों को याद करने को कहा था, क्या क्या? तो हमने पहला शब्द ही बताया था सहायक। ठीक है, पहला शब्द सहायक बताया था, इसे नोट करिए। और दूसरा शब्द हमने आपको बताया था मार्गदर्शक की। ठीक है, मार्गदर्शक। ठीक, और तीसरा शब्द हमने क्या बताया था, बताइए? परामर्शदाता की। ठीक है, परामर्श, नोट करिए, परामर्शदाता। चलिए, हो गया परामर्शदाता। ठीक है, और एक शब्द होता था, क्या होगा? तो जहां पर भी शिक्षक की भूमिका की बात की जाए किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपको यहाँ पर ये दो तीन शब्द मिल जाए तो तुरंत वही सही करिएगा। तो यहाँ पर इन ऑप्शनों में देखा जाए तो सहायक मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा सहायक वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, निर्देशक नहीं होगा, अनुशासक की बात नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर सहायक यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और साथ में मार्गदर्शक, परामर्शदाता, और एक शब्द को नोट करिए। तीन शब्द हो गया ना, एक शब्द और है, क्या? सुविधादाता की। ठीक है, सुविधादाता। ठीक, ये चार शब्द अगर आपने नोट कर लिए तो आपको शिक्षक की भूमिका में अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये चार शब्द में से एक ऑप्शन वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए, सहायक। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा में हिंदी शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? सभी को समान कार्य, केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान, विविध रणनीतियां अपनाना, कमजोर छात्रों को अलग रखना। चलिए, प्रश्न संख्या 22 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल, सभी को समान कार्य, समावेशी शिक्षा इसका विरोध करती है, क्योंकि समावेशी कक्षा में कई प्रकार के बालक होते हैं, ये आप जानते रहिएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक, बी ऑप्शन करें कि केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान, बिल्कुल नहीं, सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर आपको ध्यान नहीं देना। और डी ऑप्शन क्या करें कि कमजोर छात्रों को अलग रखना। समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक को विशिष्ट मानती है और प्रत्येक बालक को आपको एक साथ सिखाना पड़ेगा।
इसलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन काट कर सी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक, विविध रणनीतियां अपनाना यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अगला टॉपिक होगा त्रुटि सुधार। बालक जो गलतियां करता है उसे हम कैसे सुधारेंगे, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक, आइए यहाँ पर यह प्रश्न कर रहा है कि भाषा सीखते समय त्रुटियां होती हैं क्योंकि छात्र लापरवाह होते हैं, अभ्यास कम है, यह अधिगम को स्वाभाविक प्रक्रिया मानता है बनाती है, शिक्षक सख्त नहीं है। शिक्षक सख्त होना भी नहीं चाहिए भाई साहब। और अभ्यास कम है नहीं कह सकते, छात्र लापरवाह है यह नहीं कहेंगे, बल्कि यह अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह हम कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। एक बात को यहाँ पर नोट कर लीजिए, अगर आपके बच्चे जो क्लास में है वह गलतियाँ कर रहा है तो वहाँ पर आपको दंड नहीं देना। दूसरी बात कि गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बालक गलतियों के माध्यम से ही सीखता है, आप जानते रहिएगा। ठीक, बिल्कुल, सी वाला ऑप्शन सही करिए। आज की क्लास बस यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। देखिए, ये हमारा ट्रायल का मैराथन था एक प्रकार से कह सकते हैं, लेकिन हमारा पूरा कोशिश था कि आपको कम समय में पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज़ करा दिया जाए। इस प्रकार की क्लासेज़ अगर आपको फुल मैराथन चाहिए लगभग 3-4 घंटे की, तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। लेकिन अभी इस प्रकार की 2-3 क्लासेज़ छोटी-छोटी आने वाली हैं। तो तैयार रहिए, जो भी समय बचा उसमें हम कुछ अच्छा ही करेंगे। थोड़ा पॉजिटिव में रहिए, आप बहुत पढ़ लिए हैं, थोड़ा-सा और एफर्ट लगा दीजिए। सिलेक्शन तो होने वाला नहीं इसमें, क्योंकि ये यहाँ तो सिलेक्शन दिलाता नहीं सीटेट परीक्षा, आपको भी पता है, यहाँ पर पास होना ज़रूरी है। ठीक? बिल्कुल, इस बार सभी लोग कोशिश करिए कि सभी लोग पास हो जाएँ सीटेट। चलिए, बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली इस प्रकार की क्लासेज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। चलिए, इसी उम्मीद के साथ क्लास को समाप्त करते हैं कि आप अधिक से अधिक मेहनत कर रहे होंगे। हमारी जो इच्छा है कि आप लोग सब लोग 100 प्लस स्कोर कर लें, तो यह हमारी इच्छा एक बार आप लोग मेहनत करके पूरा करवा दीजिए। ठीक? चलिए, बिल्कुल, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तैयार रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक? धन्यवाद।